हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। पॉलिटिकल साइंस में यूजीसी नेट के लिए हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे और ये क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर्स से लिए थे। तो ये लास्ट टाइम जो पेपर पूछा गया था राइट, उसमें से ये मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो इसका 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ये नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस रहेंगे, तो इसको मिलाकर हमारे ऑलमोस्ट 50-60 क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्योंकि जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे वो मैंने नहीं लिए हैं राइट, जो बहुत ईजी क्वेश्चंस थे वो भी मैंने नहीं लिए हैं, क्योंकि जो टफ क्वेश्चंस हैं वही मैंने यहाँ पर कंसीडर किए हैं। तो ऑलमोस्ट अब हम 60 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर कर चुके होंगे। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि आजकल जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो आपका टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा चेक कर रहे हैं। नॉलेज के साथ साथ नॉलेज तो चेक कर ही रहे हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो इतने लंबे चौड़े क्वेश्चंस बना देते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम जाता है उन क्वेश्चंस को पढ़ने में। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, जितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है वो इतना ही आसान होता है। बस आपको उसे समझने की ज़रूरत है कि टैकल कैसे करना है। तो ये चीज़ भी हम साथ साथ सीखेंगे राइट। तो आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा और मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर दूंगी। तो पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर करते हैं हम। तो पहला है कि एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान है, इसके बारे में ये स्टेटमेंट किसने दी है कि भारत के सूक्ष्म चित्र प्रेजेंट करता है, या भारतीय संविधान को ये संज्ञा किसने दी है। किसने भारतीय संविधान को ये कहकर बुलाया है कि दैट इज़ अ भारत के सूक्ष्म चित्र। इसको इंग्लिश में नाम दिया था माइक्रोकॉस्म इन एक्शन। तो ये स्टेटमेंट है आपका ग्रेनविल ऑस्टिन का। इम्पॉर्टेंट एक बुक है जो इनकी बुक भी पूछी जाती है गाइस, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन। तो ये बुक भी कई बार प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी करते चलना है राइट, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मान लीजिए उसी टॉपिक से कुछ और पूछ ले तो वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में अभी चुनावी राजनीति का विलक्षण नहीं है। क्या पूछा है कि जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चल रही है उसका कौन सा एक सिम्टम्स नहीं है या फीचर नहीं है, ये पूछा नहीं। तो मतलब हमें इनकरेक्ट यहाँ पे छांटना है। ये भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट सिली मिस्टेक्स करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है। तो ये सबसे पहले सर्कल कर लो। तो बहुदलीय प्रथा तो है ही है, मल्टी पार्टी सिस्टम, गठबंधन सिस्टम भी चलता ही है, कोलिशन गवर्नमेंट, कांग्रेस के प्रभुत्व वाली व्यवस्था का स्थिरीकरण। तो उसमें पूछे अभी के प्रेजेंट टाइम में, तो भाई अभी तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कांग्रेस का डोमिनेंस चल रहा है राइट। तो यही ऑप्शन करेक्ट नहीं है। मतदाताओं के चुनावी पसंद के प्रसार में वृद्धि, हाँ ठीक है भाई, ऑप्शंस तो बढ़ ही रहे हैं। अब लोग अगर जब स्टूडेंट इस नहीं ऑप्शन को नहीं देखते ना, तो क्या करते कि चुनावी राजनीति में अच्छा बहुदलीय प्रथा चलती है, ठीक है मार्क कर दिया 1, गलत हो जाएगा। फिर बाद में देखेंगे ओ यार मैंने नहीं तो देखा ही नहीं था। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें एक वर्ड ये हमेशा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोस्ट कॉर्ब वर्ड ये। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में ये कुछ फीचर्स हैं राइट, उनके बारे में। तो ये टर्म किसने दिया था, तो ये ऑप्शन सी गुलिक एंड उर्विक। इसी से संबंधित एक और टर्म पूछा जाता है, दैट इज़ POCC राइट, और ये दिया था हेनरी फेयोल ने। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। पता चला नेक्स्ट टाइम POCC पूछ ले आपसे, तो ये भी ध्यान रखना है। अब मुझे कमेंट करके बताना कि POCC का फुल फॉर्म क्या है। कई बार एग्जाम में ये CCC के जो 3 CC से वर्ड है ना, ये पूछा गया है, क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न होती है इस टर्म में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे क्लियर कर लो कि ये 3 टर्म्स जो C से स्टार्ट होते हैं वो क्या हैं। तो ये कर लेना है आपको। तो मुझे कमेंट करके बताना इसका फुल फॉर्म। तो ये तो आपको पता ही होगा राइट, तो अभी मैं इसे डिटेल में नहीं जाऊँगी, बस ध्यान रखना है गुलिक एंड उर्विक। इसके बाद से नेक्स्ट एक है क्वेश्चन, वो है बुक के बारे में पूछा गया है कि री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है। तो इसके लेखक हैं आपके ऑप्शन सी ऑसबोर्न एंड ग्लेबर। तो ये डेट भी याद रखना है। नेक्स्ट टाइम पता चले ये पूछ ले कि री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट का पब्लिकेशन कब हुआ था, तो 1992। ये इस तरीके से हम एडिशनल अपनी प्रिपरेशन को ना स्केल करते हैं
राइट, थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि हम जो दूसरे हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं ना उनसे हम एक स्टेप आगे रहें। राइट, ये बहुत ज़रूरी है करना अगर आप वाकई सीरियस एस्पिरेंट हो और आपको जेआरएफ चाहिए तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1989 में जो वर्ल्ड बैंक है ना, इसने किस राष्ट्र के संबंध में शासन वर्ड की कॉन्सेप्ट दिया था। जो गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है किस राष्ट्र के संदर्भ में वर्ल्ड बैंक ने यूज़ किया था। तो ये है ऑप्शन सी, सब सहारन अफ्रीका। अब इसमें से क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि जो शासन का कॉन्सेप्ट है, जो गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है, वो फर्स्ट टाइम किसने डिफाइन किया था। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आपको ध्यान रखना है, कौन है, वर्ल्ड बैंक। राइट, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कि किसने कहा है कि लोक प्रशासन राजनीति रूप से निर्धारित लक्ष्यों को निष्पत्ति है। मतलब इसमें से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। राइट, तो इसी तरीके से वुड्रो विल्सन की डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है। वुड्रो विल्सन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। एक और वुड्रो विल्सन डेफिनेशन देते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, लोक प्रशासन क्या है, लॉ का एग्जीक्यूशन करना, मतलब जो कानून है उसका निष्पादन करना, एग्जीक्यूशन करना। राइट, तो ये भी पूछा जाता है, ये वुड्रो विल्सन से ही रिलेटेड है। एक पूछा जाता है एल डी वाइट की भी डेफिनेशन पूछी जाती है, क्या पता नेक्स्ट टाइम एल डी वाइट का कमेंट स्टेटमेंट पूछ ले, तो आपको यहीं से ही तो प्रिपरेशन करनी है। तो एल डी वाइट पब्लिक प्रशासन की जो डेफिनेशन देते हैं उसमें एक आता है पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति, एक वर्ड आता है इनके डेफिनेशन में। तो अगर आपको स्टेटमेंट और डेफिनेशन लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट करना, मैं उसकी टेक्निक बताऊंगी आपको कि किस तरीके से आपको ध्यान रखना होता है। तो जैसे मैं यहीं पे थोड़ा सा डेमो दे दूं, तो जैसे मान लीजिए मुझे वुड्रो विल्सन की डेफिनेशन भूलती थी पूरी, तो मैंने क्या किया, अपनी नोट्स बनाई, उसमें वुड्रो विल्सन का नाम लिखा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन, उसमें मैं देखूंगी कि इनकी जो स्टेटमेंट है उसमें एक ये आता है लक्ष्य, जो हमारे गोल्स हैं, ये वाला। दूसरा आता है लॉ टर्म, लॉ का एग्जीक्यूशन। तो अगर किसी स्टेटमेंट में ये दो टर्म मुझे दिख जाएंगे तो मतलब वो वुड्रो विल्सन की डेफिनेशन है। इसी तरीके से मैंने लिखा नेक्स्ट एल डी वाइट, इनकी डेफिनेशन में आता है पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति। तो अगर वो स्टेटमेंट में लोक नीति से संबंधित डिस्क्रिप्शन है तो वो हो जाएगा एल डी वाइट का। तो ये कुछ बेसिक टेक्निक्स है जिसकी हेल्प से हम इतने लंबे चौड़े स्टेटमेंट्स और डेफिनेशंस को याद रखते हैं। तो अगर आपको इस सेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है तो लेट मी नो इनटू द कमेंट बॉक्स, हम लोग इसमें डिटेल में एक वीडियो बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बजट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि बजट को डिफ़ाइन किया गया है कि बजट एक क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज़ है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय, जो रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है गवर्नमेंट का, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक रेवेन्यू, उसके बारे में जो प्रारंभिक स्वीकृति होती है ना, एक्सेप्टेंस इनिशियल स्टेज में, वो इसके बारे में है, डॉक्यूमेंट है। तो ये परिभाषा है कि बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृत योजना होती है। तो ये परिभाषा किसने दी है, तो दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय ऑप्शन सी, रेनो स्टोम। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है ये भी चीज़ें, ऐसे बजट की डेफिनेशंस। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट पता चला, नेक्स्ट टाइम बजट के कॉन्सेप्ट से क्या पूछ सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में इससे संबंधित प्रोविजंस हैं। तो आर्टिकल 112। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि जो ये आर्टिकल 112 है, इसमें बजट शब्द तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये भी एक स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। तो आर्टिकल 112 में जो बजट से संबंधित प्रोविजंस हैं, तो क्या इस्तेमाल किया गया, क्या टर्म यूज़ किया गया है, तो मुझे वो टर्म बताइएगा नीचे कमेंट करके कि बजट की जगह से हमने क्या टर्म यूज़ किया है आर्टिकल 112 में। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। राइट, ओके, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट है शिकागो जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उसके संबंधित में कि अर्थशास्त्रियों में से सर्वाधिक प्रमुख कौन है। तो ये मिल्टन फ्राइडमैन सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये शिकागो विचारधारा ना क्या है, इकोनॉमिक एक तरीके से आइडियोलॉजी है, और ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मेन इसमें से पार्टिसिपेट किया था इसमें से।
राइट। तो ये है मिल्टन फ्राइडमैन, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है, राइट। क्या पूछा है, नहीं है। तो कौन नहीं सपोर्ट करता है पॉजिटिव लिबर्टी को, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आपको पता है कि टी.एच. ग्रीन एंड हेराल्ड लास्की ये दोनों हैं। इसमें से जॉन लॉक और जेरमी बेंथम है, ये निगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अब मैं बता दूं कि इस टॉपिक को मैं एक अपनी नोट्स का डेमो देना चाहूँगी यहाँ पर गाइज आपको, कि मैंने इस टॉपिक को कैसे प्रिपेयर किया था। तो ये मेरा क्या है, ये मेरे नोट्स का एक पेज है। मैंने एक छोटा सा कॉर्नर पे नोट्स बनाया था जब मैं लिबर्टी का कॉन्सेप्ट पे नोट्स बनाए थे। तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि पॉजिटिव लिबर्टी से कौन से स्कॉलर हैं, निगेटिव लिबर्टी से कौन से स्कॉलर हैं। आपको देख रहे हो पूरी लंबी लिस्ट, इसी में ये है नीचे लॉक एंड बेंथम निगेटिव लिबर्टी का, और इसके बाद से टी.एच. ग्रीन और एक क्या पूछा है हमारे क्वेश्चन में, लास्की। हाँ, ये लास्की, ये दोनों पॉजिटिव लिबर्टी पे मेंशन है। मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आ गया था, और इसको सही कर लो आप आराम से। तो ये ऐसे नोट्स में ये छोटे छोटे मैं डेमो आपको ऐड करूँगी कि मेरी पर्सनल नोट्स मैंने कैसे प्रिपेयर की थी जब मुझे JRF करना था। और यही चीज़ मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप भी यही शॉर्ट नोट्स अपने खुद के प्रिपेयर करो। अभी 1 मंथ है, आप इजीली कर सकते हो यार, इतना टाइम मोर देन इनफ है। ओके, नेक्स्ट है एक क्वेश्चन, अनुदारवाद के मूल विश्वास हैं। मतलब अनुदारवाद मतलब जो लिबरल उसका या उदारवाद का जस्ट अपोजिट, तो ये उसे रूढ़वादी भी कहते हैं, राइट। कंजर्वेटिव्स या नॉन लिबरल्स कैटेगरी में जो आते हैं। तो ये किस में विश्वास रखेंगे, स्वाभाविक सी बात है ट्रेडिशन में तो रखेंगे ही ना, परंपराओं में। तो ए तो हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, कट दो से। पद सोपानिक एवं सत्ता मतलब हेरार्की एंड अथॉरिटी पे भी इनका विश्वास रहेगा, जो रूढ़िवादी रहेंगे, राइट। तो सही है, बी भी रहेगा, तो इसमें बी नहीं है, ऐसे कट कर दो आप। तो ए एंड बी करेक्ट यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देख लो, सामाजिक डार्विनवाद एंड सामाजिक उदारवाद। तो उदारवाद तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये भी काट दो, डी तो होएगा ही नहीं भाई। अनुदारवाद के बारे में पूछा है, तो उदारवाद कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछा है कि निम्न से किस पहलू के बचाव JS मिल द्वारा किया गया। तो कुल मिलाकर ये पूछा है कि JS मिल की जो विचारधारा है, जो थॉट्स हैं, वो किस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं। तो महिलाओं के अधिकार को सपोर्ट करते हैं। हम सब जानते हैं कि JS मिल ने वुमेन राइट्स को या वुमेन्स को लेकर काफ़ी अच्छा खासा अपनी राइटिंग्स में लिखा है। तो महिलाओं के अधिकार। बेंथम का समग्र उपयोगितावाद, सी। अब बेंथम के जो यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी है, उपयोगितावाद है, उसका एज इट इज़ बचाव नहीं किया है JS मिल ने। JS मिल ने अपने ही गुरु को क्रिटिसाइज़ किया है और यूटिलिटेरियनिज्म या उपयोगितावाद का जो इनका सिद्धांत है उसमें मॉडिफिकेशन किए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बी तो भाई नहीं होगा यहाँ पर, राइट। तो बी वाला काट दो, बी काट दो, और ए तो होएगा ना। तो देखो यहाँ पे सी वाले में ए तो है नहीं, इसे भी काट दो। अब आपके पास ए एंड सी एंड ए डी देख लें। अब जब वुमेन के अधिकार को सपोर्ट करते हैं तो ये पैट्रियार्की कहाँ से आ गया, पितृसत्तात्मक का बचाव कैसे करेंगे। दोनों ही मतलब कॉन्ट्रैरी, एक तरीके से एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो यहाँ पर आपका डी भी गया, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे हमें ऑप्शंस में देखते हो ना कि कैसे इसको देखना पड़ता है भाई। आप ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट को आपने एज इट इज़ किताब में पढ़ा हो। JS मिल के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी आपको अगर क्लियर हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप हल कर सकते हो। सबसे पहला अगर ए हमारा सही है तो डी नहीं होगा, उसी से हमारे 3 ऑप्शन तो पहले ही चले गए। अरे पूरा आप इसे देखो कितना आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे आप, अगर नहीं फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा है। यस तो आप देखो जब वुमेन के अधिकार को कर रहे हैं तो पितृसत्तात्मक तो नहीं करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो देखो डी सभी तीनों में है, तो तीनों को कट कर दो, एक ही ऑप्शन बचता है ए। ऐसे टाइम बचाते हैं हम। ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं 1-2 सेकंड में किए जाते हैं और इसका टाइम बचाकर हम दूसरे क्वेश्चंस को देते हैं। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, आपको देखने में लग रहा होगा कि बड़ा है बट बहुत आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसको सॉल्व करते हैं। अब हीगल के बारे में पूछा है,
क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कि सही क्या है। तो हीगल की थोड़ी बहुत फिलॉसफी आपको पता होगी, पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो हीगल क्या करते हैं कि जो स्टेट है उसको गॉड से कनेक्ट करके देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट हीगल का नाम सुनते ही आपके अंदर आपको रिकॉल होती होगी, स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ये कोटेशन या ये स्टेटमेंट तो आपने हीगल के थॉट में पढ़ी ही पढ़ी होगी, बाकी कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। तो अब हम इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सही करेंगे। तो ही कौन सा सही है, तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अग्रसर होना है, स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो ऑप्शन ए सही हो गया। तो आपका ऑप्शन ए सही है, यहाँ तो है नहीं, यहाँ है नहीं, 2 कट कर दो आप। आपके पास 2 ऑप्शन कन्फ्यूज़न बचेंगे, बी एंड सी में कन्फ्यूज़न बचेगा। तो अब डी तो देखो यहाँ पहले ही बाहर हो गया, अब आपको बी एंड सी में निकालना है। हीगल महिलाओं को कमतर मानते थे, उनका मानना था कि महिलाओं की तार्किक क्षमता कम है। हीगल ने सिविल सोसाइटी की अवधारणा को अस्वीकार किया। तो ये तो है ही नहीं भाई, राइट, अस्वीकार नहीं किया था सिविल सोसाइटी, तो आप इनके थॉट पे पढ़ोगे तो सपोर्ट किया है। तो ये इनका सही है कि हाँ भाई महिलाओं को कम माना था इन्होंने। तो ये इसका ए एंड बी हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा अब आपको डी पे माथापच्ची नहीं करनी है, डी के जो स्टेटमेंट है उस पर ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि हमारा डी पहले ही बाहर हो गया है यहाँ से। तो ऐसे हमने टाइम बचाया अपना, और हमने ऑप्शंस की जो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है उसको भी बढ़ा लिया एलिमिनेशन मेथड से। ये बहुत ज़रूरी है इसको प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है बाल गंगाधर तिलक के बारे में, और पूछा है कौन से सही है। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक जो भाषा है, लैंग्वेज के आधार पे जो स्टेट का निर्माण की कल्पना की थी, हाँ की थी इन्होंने, ठीक है, वे अस्थिर राष्ट्रवादी एवं यथार्थवादी दोनों थे। ठीक है, उन्होंने सामाजिक सुधार पर राजनीतिक स्वतंत्रता को वरीयता दी। ठीक है, तिलक के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकारों को प्रत्यक्ष कार्यवाही और दबावों से प्राप्त किया जा सकता है। तो सही बात है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक आपको याद होना चाहिए कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, एक्सट्रीमिस्ट कैटेगरी से, जहाँ पर ये कहते थे कि भाई जो इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि अंग्रेज जो क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट बहरी है, हम कितना भी हल्ला मचा लें, कितना भी पिटीशन दायर कर लें, उनसे रिक्वेस्ट कर लें, राइट, मीटिंग्स कर लें, हमें अपने अधिकार नहीं मिलेंगे, हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, हमें प्रेशर बनाना पड़ेगा। अगर पॉसिबल हुआ तो हमें जो फोर्स है उसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब हमें एक्टिव होकर इस चीज़ को स्वतंत्रता लेनी पड़ेगी। जबकि जो मॉडरेट्स थे इनके जस्ट अपोजिट थे, वो कहते थे नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड अडॉप्ट करो। तो ये तो सही हो गया आपका, डी तो सही है। ठीक है, और दूसरा भाषाई आधार वाला भी ठीक हो गया, राष्ट्रवादी और यथार्थवादी तो थे ही, और सामाजिक सुधार पर राजनीतिक स्वतंत्रता को वरीयता दी। आपने बाल गंगाधर तिलक को पढ़ा होगा तो वो कहते थे कि भाई पॉलिटिकल फ्रीडम दो, फिर बाकी सामाजिक सुधार जो सोशल रिफॉर्म है वो हम अपने हिसाब से कर लेंगे, ब्रिटिशर्स क्यों सोशल रिफॉर्म्स कर रहे हैं, राइट। तो ये भी इनका सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इनके सारे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट पूछा है श्री अरविंदो राष्ट्रवाद को किस रूप में मानते थे। तो श्री अरविंदो की विचारधारा से या उनके थॉट से पूछा है। ओके, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का पाश्चात्य जन साधारण से भिन्न था। सही बात है, इन्होंने स्पिरिचुअल जो नेशनलिज्म है उसको फोकस किया था, राइट। अव्ययी के रूप में राष्ट्र, ठीक है, ये भी ऑर्गेनिज्म जैसे कहेंगे ना, तो उसको माना था इन्होंने। धार्मिक लालसा और नैतिक दृष्टिकोण के रूप में राष्ट्रवाद, भौगोलिक इकाई के रूप में। अच्छा, जब श्री अरविंदो का राष्ट्रवाद आप पढ़ेंगे ना, तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट सबसे पहले आती है कि उन्होंने जो जियोग्राफिकल यूनिट है, जो भौगोलिक इकाई के रूप में राष्ट्र को नहीं देखा है। जो राष्ट्र है, जो नेशन स्टेट है, वो एक जियोग्राफिकल यूनिट नहीं है, टेरिटरी या लैंड केवल नहीं है, उसमें भाई फीलिंग्स हैं, राइट, उसमें फीलिंग्स हैं, उसमें सेंटिमेंट्स हैं, राइट, स्पिरिचुअलिज्म है, ये सारी बात करते हैं श्री अरविंदो। तो ये तो डी तो पहले ही गलत हो गया इसको पढ़ते ही, कि भौगोलिक इकाई क्यों मानेंगे, जो बंदा
स्पिरिचुअलिज्म को सपोर्ट कर रहा है, इस जो जो ऑर्गेनिक नेशन स्टेट को कर रहा है, वो भौगोलिक इकाई पर क्यों विश्वास रखेगा? ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग है। तो डी काट दो आप, तो यहाँ पे डी है, ये नहीं होगा यहाँ पे। अब बी एंड सी सही है, बी एंड सी सही है, तो आप ए भी कर लोगे कि आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को तो भाई इन्होंने बोला ही था ना, हो गया आपका सही। गेटिंग इट? तो ये थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से तुलनात्मक पद्धति के लिए पूर्व शर्तें हैं। जो कंपैरेटिव मेथड है उसके लिए प्री एसेंशियल कंडीशंस क्या होती हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके ठीक है, देखते हैं। इकाई के चयन में एक कारक के रूप में तुलनात्मक खाका। ठीक है भाई, जब यूनिट डिसाइड करोगे या सेलेक्ट करोगे तभी तो आप कंपैरिजन कर पाओगे कि हमें ए एंड बी के बीच में कंपैरिजन करना है, तो सिलेक्शन ऑफ द यूनिट्स तो होएगा ही ना। तो एस ठीक हो गया आपका। खोज के केंद्र के रूप में तुलनीय अवधारणात्मक मसला। भाई ये भी सही है कि जिस चीज़ का आप कंपैरिजन कर रहे हो उसका सेंट्रल थीम तो होएगी ना। खोज के केंद्र की परिभाषा, सिद्धांत निर्माण। अब देखो ये डी एकदम गलत है यहाँ पर। कंपैरेटिव मेथड की जब बात हम कर रहे हैं तो हर कंपैरेटिव मेथड जहाँ पर हम लगा रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हम वहाँ पर थ्योरी बिल्डिंग ही करें या सिद्धांत निर्माण ही करें। हर कंपैरेटिव मेथड जहाँ लग रहा है इसका एकदम मतलब नहीं है कि बस सिद्धांत निर्माण ही होगा। तो डी तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ से गलत हो गया, यहाँ से गलत हो गया। ओके, और बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। और भी कुछ चीज़ें जैसे कि एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स होना ज़रूरी है, 2 यूनिट्स होना ज़रूरी है, तभी तो आप कंपैरिजन करेंगे। तो डी को आप यहाँ पर कट कर दो। नेक्स्ट है यूएन चार्टर में जो पीस की सुरक्षा के बारे में है ना, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये रिपीट करके ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये तो देख ही लेना है कि यूनाइटेड चार्टर में जो आर्टिकल्स हैं ना उसमें पीस के प्रोविजंस किन आर्टिकल्स में है। तो आपका जो आर्टिकल 6 है एंड आर्टिकल जो 7 है ये डील करता है आपका पीस के जो मैटर्स हैं उसमें से। आपने ये पढ़ा होगा शायद, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में भी हल किया होगा, राइट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखो डी, जो ये डी ऑप्शन में है ना, इसमें आर्थिक सहयोग की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो भाई इसका पीस से क्या लेना देना, तो डी तो वैसे भी नहीं होगा। ओके, तो ये सब चीज़ें कर सकते हो। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में शासनकाल सिद्धांत, रिजीम थ्योरी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। ओके, कौन सा सही है ये भी पूछा है। ओके, तो देखते हैं कि रिजीम थ्योरी के बारे में क्वेश्चन क्या सही है। ओके, तो यह अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में नियम शामिल व्यवहार की विद्यमानता के लिए प्रयास है। ठीक है, हाँ, नियम। देखो रिजीम थ्योरी बेसिकली इस चीज़ को प्रमोट करती है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो रूल बेस्ड हो, नियम उसमें शामिल हो, और उन रूल्स एंड वो जो नियम हैं उनके आधार पे जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, जो नेशन स्टेट्स हैं, वो अपना व्यवहार करें। रिजीम थ्योरी को आप गूगल करोगे ना तो सबसे पहली स्टेटमेंट ये डी वाली आती है कि रिजीम थ्योरी उन सिद्धांत, उन मानक या उन रूल्स और डिसीजंस को सपोर्ट करती है जो निर्णय लेने की प्रक्रिया, मतलब जो डिसीजन प्रोसेस में अडॉप्ट किए जाते हैं, वो नियम, वो थ्योरी, वो सिद्धांत। सबसे पहली डेफिनेशन आपको ये मिल जाएगी जैसे ही आप गूगल करोगे, राइट। तो डी तो होना ही चाहिए इसमें। ओके, ए एंड सी। ओके, ए एंड सी। तो जब अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में नियम की बात करें तो कलेक्टिव सिक्योरिटी इसमें कैसे आ जाएगा? यहाँ तो बैलेंस ऑफ पावर काम करता है ना, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, ए एंड डी। ओके, अब एक इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि रिजीम थ्योरी के जो सबसे पहले जिन्होंने दिया था तो स्टेफन डी क्रेशर का नाम है, तो ये आप नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पता चला नेक्स्ट टाइम यही पूछ लेगा आपका। ओके, नेक्स्ट पूछा है फाइनेंस कमीशन के बारे में, जो वित्त आयोग है, कि कौन सा कथन सही नहीं है।
तो जो फाइनेंस कमीशन है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस 280 आर्टिकल्स में मिलते हैं, ठीक है, ये तो सही है हमारा, तो ए तो होएगा ही नहीं ना, तो इसे कट करो, इसे कट करो, 2 ऑप्शन बचे। सी सही है, इससे हमें ये पता, सॉरी सी सही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन में होगा ही, राइट। अब आ जाओ आप बी एंड डी में। तो वित्त आयोग अध्यक्ष और 2 सदस्य का बना होता है। नहीं भाई, ये गलत है, 2 नहीं होते, इसमें एक इसका अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। तो ये नहीं, ये मतलब ये गलत हो गया आपका बी, राइट। तो बी और सी आपका यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा। अब सी क्यों गलत है? क्योंकि जो फाइनेंस कमीशन है, जो वित्त आयोग है, वो अपनी जो रिपोर्ट्स है ना, वो खुद नहीं प्रस्तुत करता, वो अपनी रिपोर्ट्स देता है प्रेसिडेंट को, जो नेशनल रिपोर्ट होती है। अगर किसी स्टेट की रिपोर्ट है तो वो वहाँ उस स्टेट के गवर्नर को सौंपता है, फिर वो गवर्नर या प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को आप संसद में रखते हैं। वित्त आयोग खुद नहीं रखता है, राइट। तो ये सी भी गलत है, तो हमारा इसमें गलत पूछा गया है ना, तो बी और सी गलत हो जाएगा यहाँ पर। फिर है कि निम्नलिखित में से लोकसभा के एकमेव अधिकार हैं, मतलब ऐसे कौन से जो स्टेप्स हैं या ऐसे जो लोकसभा की स्पेशल पावर क्या है, बेसिकली ये पूछा गया है। मतलब जो राज्यसभा से नहीं लेना देना यहाँ पर, जैसे मान लीजिए धन विधेयक पास करना, मनी बिल, तो आपको पता है ना कि मनी बिल जो है वो लोकसभा में ही लाया जाता है और राज्यसभा को इसमें बहुत कम पावर दी गई है। राज्यसभा को जो मनी बिल है, जो धन विधेयक है, उसको 14 दिन के अंदर पास करना होता है और राज्यसभा उसमें अगर कुछ रिकमेंडेशन देती है, कुछ चेंजेस करती है, तो ये तो लोकसभा पे डिपेंड करता है कि लोकसभा उसे कंसीडर करता है कि नहीं करता है। अगर 14 डेज तक राज्यसभा धन विधेयक को पास नहीं करती है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पास माना जाता है। तो धन विधेयक में आपके जो लोकसभा को ज़्यादा पावर है। फिर आपातकाल घोषणा की पुष्टि करना, ये तो दोनों को मिला हुआ है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, हाँ, ये भी लोकसभा का अधिकार है। जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ, वो लोकसभा में ही लाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, तो उसमें पढ़ा होगा कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। तो ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में। तो जो ए एंड सी है आपका, ये आपके लोकसभा के अधिकार हैं, राइट, स्पेशल पावर्स हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया आपका। अब ऐसे ही पूछ सकता है राज्यसभा के, पता चला नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ ले कि राज्यसभा की स्पेशल पावर कौन सी हैं, तो राज्यसभा का भी प्रिपेयर कर लेना आप, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज से लेकर हो गया, ये सारी चीज़ें। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इजी भी है और बहुत बहुत मतलब इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन बहुत आसान है क्वेश्चन। ये पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 24 अगस्त 2007 को के.एस. पुत्तास्वामी बनाम भारतीय संघ, सो के.एस. पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक मुकदमा चला था, राइट, केस हुआ था कोर्ट में, उसमें एक निर्णय दिया था। तो ये केस किससे संबंधित है? पुत्तास्वामी केस आपने बहुत पढ़ा होगा, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी के आधार पे था, के लिए था ये, कि जो आर्टिकल 21 है ना, ये बात करता है जो हमारी जो लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है ना, उसमें ही हमारा राइट टू प्राइवेसी आ जाता है, शामिल है। और ये किस में दिया है? भाग 3 पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 21। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। बाकी सब में देखोगे तो कुछ गलत गलत है कि जोड़ना चाहिए भाई, वो ऑलरेडी 21 में के तहत है तो क्यों जोड़ेगा? फिर 14 से यहाँ कोई मतलब नहीं है, 25 आर्टिकल से कोई मतलब नहीं है, आर्टिकल आपका 21 से मतलब है इसका, तो ए सही हो जाएगा इसका। कितना बड़ा क्वेश्चन है ना, लेकिन कितना आसान है ये भी देखो आप। तो इसलिए बड़े क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है आपको, उसको बड़ा क्वेश्चन देखो ना, एक डीप ब्रेथ लो और बहुत ध्यान से उसको पढ़ो कि कहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो। बहुत आसान होता है लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर निकालना। नेक्स्ट है कि भारत में जो श्रमिक आंदोलन है ना, उनमें किससे दुष्प्रभावित हुए हैं, मतलब क्या चीज़ उनको बैडली या निगेटिव वे पे इम्पैक्ट कर रही है।
तो ये चीज़ ध्यान रखना है। क्या पूछा है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो श्रमिक आंदोलन को निगेटिव वे पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो सही बात है, कम सदस्यता, आज लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है या ना उनके पास टाइम है, तो उसकी मेंबरशिप लोग नहीं लेते हैं, तो ये सही है। कमज़ोर वित्त, फाइनेंस की कमी होती है जिसकी वजह से ये जो आंदोलन होते हैं उनको इफ़ेक्टिव नहीं बनाया जा सकता, प्रभावी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जब फाइनेंस कम है, जो श्रमिक हैं उनके पास ऑलरेडी पैसे कम होते हैं, तो वो अपने जो आंदोलन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी कम पैसे कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी लिमिटेड हो जाती हैं। तो कमज़ोर वित्त, अनेक संघों का होना, अब ये होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ एफर्ट्स। अगर मान लीजिए एक होगा तो ठीक है, आप कलेक्टिवली कर रहे हो, एक ही मान लीजिए श्रमिक हैं और श्रमिकों के ही इतने सारे मतलब छोटे छोटे बन जाते हैं ग्रुप। कलेक्टिव करें तो कलेक्टिव वॉइस रख सकते हैं, कलेक्टिव रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ए, बी एंड सी। अब विभेदीय संगठनात्मक संरचना की उपस्थिति, तो भाई जो संरचना अगर डिफरेंट वर्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये प्रॉब्लम नहीं है अपने आप में कि स्ट्रक्चर कैसा है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन प्रॉब्लम ये रही है, तो ये अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है गाइस। प्रॉब्लम क्या है कि जो श्रमिक आंदोलन होते हैं ना, उसमें जो ये लीडरशिप है ना, ज़्यादातर कौन देता है, पॉलिटिशियंस देते हैं इसको लीडरशिप, ना कि श्रमिक। क्योंकि भाई श्रमिक क्या है, वो तो उतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उनके पास उतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि भाई अपने काम करने हैं उनको, राइट। तो उनके पास उतने पैसे भी नहीं हैं, तो ज़्यादातर अगर देखोगे तो लीडरशिप इनको पॉलिटिशियंस दे रहे हैं, और फिर ये पॉलिटिशियंस इन आंदोलन को अपने हित के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो प्रॉब्लम वहाँ पर आ जाती है, राइट। जैसे मान लीजिए अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था, अभी जो फार्मर बिल्स लाए गए थे ना प्रेजेंट में, उसके संदर्भ में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रोटेस्ट हुआ, तो आप देखोगे कि बहुत सारे जो लीडरशिप दे रहे थे वो बहुत बड़े बड़े मतलब वो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो रहे थे कहीं ना कहीं। तो ऐसे आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है परफॉर्मेंस बजट से, दैट इज़ निष्पादन बजट, राइट। तो ये परफॉर्मेंस बजट से मेन पूछा गया है कि क्या आपके केंद्रीय बिंदु हैं, सेंट्रल थीम्स क्या हैं। कुल मिलाकर पूछा गया है कि परफॉर्मेंस बजट क्या है, उसके पॉइंट्स इसमें क्या सही हैं। इसमें निष्पादन मतलब जो परफॉर्मेंस हो रही है उसके स्तरों की स्थापना और सूचना संग्रहण की आवश्यकता होती है। भाई तभी तो पता चलेगा आपको कि परफॉर्मेंस कैसी रही है किसी भी डिपार्टमेंट की, मिनिस्ट्री की। जो कार्य किया जाता है उसकी मात्रा का मापन होता है, ठीक है। उस कार्य की गुणवत्ता अथवा उसके परिणाम का मापन होता है, ठीक है। इसका इस बात पर प्रभाव पड़ता है कि किसी विभाग को भविष्य में कितना पैसा प्राप्त होगा। सही बात है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A, B, C, D परफॉर्मेंस बजट में, राइट। तो ऑप्शन C, ओके। क्योंकि परफॉर्मेंस बजट में तो सारी चीज़ें देखी जाएगी ना कि भाई क्या काम कर रहा है जो मिनिस्ट्री है या जो कार्यालय है, और उसके बेसिस पे उसको बजट एलोकेट किया जाता है। नेक्स्ट, ओ गॉड, हाँ नेक्स्ट है आपका मैरी पी फॉलेट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में डायरेक्ट ये नेम मेंशन है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि सिलेबस में जिन स्कॉलर्स के डायरेक्ट नेम मेंशन है उनको तो आपको छोड़कर नहीं जाना है, करके ही जाना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो पूछा गया है कि उनके जो थॉट हैं किसी भी, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस में थ्योरी अपनी दी है, अपने विचार दिए हैं मैरी पी फॉलेट ने। तो इनका अगर आप मैरी पी फॉलेट के बारे में पढ़ोगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इनका यही निकल कर आता है, और हर बार क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाता है। तो कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट, जिसमें वो डोमिनेशन की बात करती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ और इंटीग्रेशन, ये वर्ड यूज़ करती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, राइट। तो इसमें पूछा है कि कौन से इनके विचार हैं। तो आपका ये कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट, रचनात्मक द्वंद्व और एकीकरण मतलब इंटीग्रेशन। तो ऑप्शन B एंड D हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बट आप में से ये उनको लगता है कहाँ से आ जाता है, क्योंकि फिर आप सही से सिलेबस करके नहीं जाते हैं ना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मजदूरी वृद्धि, जो वेजेस होते हैं ना मजदूरों के, राइट, जो लेबर्स हैं,
उससे संबंधित है और उनके जो स्ट्रक्चर्स के जो विकास करना है उससे संबंधित कार्यक्रम हैं। ओके, तो क्रैश स्कीम ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रोग्राम जो मनरेगा जैसे हम आज जानते हैं, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार, तो रोजगार ये भी एम्प्लॉयमेंट रोजगार, तो मजदूरी वृद्धि जो वेजेज है वो यहीं से रिलेटेड है ना, तो तीनों हो गई कि नहीं। कृषि विज्ञान पद्धति, तो इसका भाई मजदूरी वृद्धि से कोई मतलब नहीं है, गेटिंग इट, तो ऑप्शन ए बी एंड सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें से बुक के बारे में पूछा गया है कि कौन सी बुक किसकी है, तो आपको क्या करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ओके, तो पहली है फेमिनिज्म इज़ फॉर एवरीबडी। ओके, तो ये है आपका बेल हुक की। इसमें से क्या करते हैं, जो ऑप्शन आपको पहले आते हैं आप उसको मैच कर दो, जिससे कि दूसरे ऑप्शन को आप काट सको। तो डी आपको दिख रहा है 2 जगह हो गया, तो अब एटलीस्ट आपकी जो आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, 50-50% हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे कैथरीन मैकनीन है, इनका आपका है बुक है टूवर्ड्स अ फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ अ स्टेट, ए का 3, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो सुजैन मोलर ऑकिन है, इनकी बुक हो जाएगी जस्टिस जेंडर एंड फैमिली, एंड एस फायरस्टोन है, इनकी बुक हो जाएगी आपकी ये। तो इस तरीके से मैच, ये वाले बुक्स जो क्वेश्चन है ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे गाइस, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, राइट। तो ये फेमिनिज्म है, इसमें से कई सारे फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं, उनकी बुक पूछी जाती है, तो एक अलग लिस्ट बना सकते हो, जैसा मैंने आपको अपनी नोट्स पे दिखाया था कि मैंने ये बनाया था। J.S. मिल, रूसो, मतलब जो ये पॉजिटिव लिबर्टी एंड निगेटिव लिबर्टी के स्कॉलर्स मैंने एक जगह लिखे थे। तो इसी तरीके से आप वुमेंस जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं उनकी बुक्स की एक ऐसी लिस्ट बना सकते हो, वहाँ से क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा एक कोई ना कोई। तो ऐसी चीज़ें आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिससे कि आप अपने जो एग्ज़ाम्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कर सको और आप JRF ले सको, राइट। अब इस तरीके से आपके 2-3 क्वेश्चन भी बढ़ जाएंगे, तो क्या पता आप नेट हो जाओ, और नेट हो रहे होगे अगर तो JRF हो जाओगे। तो आपको बढ़ाने हैं अपने क्वेश्चंस अपने सब्जेक्ट में। तो आई होप कि आज का डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा एंड कुछ हेल्प मिली होगी कि कैसे क्वेश्चंस को हमें अप्रोच करनी है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो ये आप जो ये जो वीडियोस हैं मेरे 20-25 क्वेश्चन के, तो आप 2-3 बार अगर देखोगे, रिवाइज़ करोगे जब भी आपको फ्री टाइम मिले, तो इससे क्या होगा, आपको ये क्वेश्चंस दिमाग में बैठ जाएंगे और आपको एग्ज़ाम हॉल में इसकी देखना ना आपको हेल्प मिलेगी। आपको ये याद आएगा कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, ऐसा कुछ प्रैक्टिस किया था। तो अगर आज का डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू सपोर्ट मी गाइज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।